Hello, dear students. Welcome back to my YouTube channel. As you all know, myself Arshad Shah, and presently I am working as a vocational teacher. And I have done my BTech in mechanical engineering from SSM College of Engineering to University of Kashmir. And I have also worked in Government Polytechnic College as a guest lecturer. Now, presently, I am working as a vocational teacher. I am already studying. I am also studying automotive course. Now, today I will teach you 11th class physics, and it is chapter number 4. I am starting from chapter number 4. तो आज हम जानेंगे इसके बारे में. Now, students, आज हम जानेंगे कि मोशन इन अ प्लेन के बारे में. आपने पढ़ा होगा, जो काइनेमेटिक्स आप पढ़ रहे हो वो आपने पढ़ा होगा वहां पे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. वहां पे आपने पढ़ा, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. तो मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया है ना, तो उसमें हमें पढ़ना है दो डायरेक्शंस में फोर्स एक्ट हो सकता है. लेकिन ऑब्जेक्ट पे, जब किसी ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स एक्ट करूंगा तो वो दो डायरेक्शन में जा सकता है. कि किस डायरेक्शन में जाएगा, जैसे कि अगर मैं इसको, वो इस डायरेक्शन से चला जाएगा, या मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे या पॉजिटिव डायरेक्शन से, या आप रखिए याद पॉजिटिव डायरेक्शन से या नेगेटिव डायरेक्शन से, बस ठीक इतना तो याद रहा. अब क्या है, दिस इज नोन एज मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. ये आपने पढ़ा पिछले यूनिट में, चैप्टर नंबर 3. तो आज जो हमें पढ़ना है प्लेन के बारे में. यहाँ पे ये क्राइटेरिया चेंज होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कभी मतलब चेंज भी हो सकती है. किसी और डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को फोर्स एक्ट करेंगे हम, किसी और डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा, तो उस वक्त हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्लेन के बारे में. तो यहाँ पे आती है डायमेंशंस के प्लेन. दैट मीन्स यहाँ पे 2 डायमेंशंस के बारे में पढ़ना है आपको. 2 डायमेंशंस के बारे में क्या पढ़ना है आपको? 2 डायमेंशंस के बारे में. तो इतना समझ लीजिए कि अब हम देखेंगे कि जब हम 2 डायमेंशन की बात आती है, तो यहाँ पे आपको समझना है कि किससे हम 2 डायमेंशन को मतलब दिखाएंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट को फोर्स हम एक्ट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, वो दो डायरेक्शन से भी जा सकता है, या 3 डायरेक्शन से भी, 3 डायमेंशन से भी जा सकता है, 2 to 3. तो वो हमें पता चलता है वेक्टर्स से, वो हमें पता चलता है क्वांटिटीज विच आर नोन एज वेक्टर्स. वेक्टर क्वांटिटीज हमें पता चलेगा. तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा पहले मोशन इन अ प्लेन, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिटेल पढ़नी है मैं इस यूनिट में, कि अगर एक फोर्स करेंगे एक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स एक्ट कर रहा हूँ, तो वो किस डायरेक्शन से चला जाएगा. क्या वो इस डायरेक्शन से चला जाएगा, क्या वो इस डायरेक्शन से चला जाएगा, एक्स एक्सिस से चला जाएगा, वाई एक्सिस से चला जाएगा. तो इस तरीके से हम देखेंगे इसके बारे में. देखो, दो डायमेंशंस की बात करेंगे. आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, है ना. तो यहाँ पे आपको वेक्टर्स पढ़ना है, तो मैं समझाऊंगा आपको. सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी. तो ये 2 वेक्टर ऐसे लेंगे हम. तो ये देखो, ये प्लेन में आ रहे हैं. ये बोर्ड मान लीजिए आप, एक प्लेन है ना. तो ये इसकी एक्स एक्सिस है, ये इसकी वाई एक्सिस है. तो हम कह सकते हैं तो दिस इज इन अ प्लेन. तो यहाँ पे बात करते हैं हम मोशन इन अ प्लेन. और एक एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे कि आपको प्रोजेक्टाइल मोशन इस लास्ट के एंड यूनिट में पढ़ना है. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, है ना. गौर से समझ, है ना, इतना तो ठीक है. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. अब क्या है, मैंने एक बॉल ली, मैंने इसको ऐसा फेंका. जो ही मैंने इसको ऐसा फेंका, ये क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेस हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा और नीचे गिरेगी. तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन बनेगा. मैं आपको वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझाऊंगा. ये ऐसे बनेगी, ऐसे. तो क्या हो जाएगा, जब बॉल यहाँ पे थी, इस यहाँ पे ओरिजिन ओ, ये when the two meets x and y axis meets each other, that is called origin. this and जब यहाँ पे पहुंचेगी बॉल, तो यहाँ पे इसने इतना x की तरफ इतना डिस्टेंस कवर की, है ना. तो y की तरफ इतना, है ना. यहाँ पे x की तरफ इतना, y की तरफ इतना. तो ये 2 प्लेन्स के बारे में बात कर रहे हैं हम. दैट इज नोन एज 2 डायमेंशंस के बारे में यहाँ पे पढ़ना है आपको. 2 डायमेंशंस के बारे में, लेकिन वो पढ़ना है आपके, वो हम पूरा जानेंगे वेक्टर क्वांटिटीज दैट आर नोन एज वेक्टर्स. तो वेक्टर्स को स्टार्ट करने से पहले इतना समझ लीजिए. तो वेक्टर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े होंगे आपने, मास, लिंगर, टाइम, जैसे कि स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज पढ़े होंगे आपने. तो उसके बारे में हम बात करेंगे. स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में हम जानेंगे आज. देखो,
what are scalar quantity, ये पढ़ा है आपने. Scalar quantities these are those physical quantities which have only magnitude, जिनके पास खाली magnitude होगा, डायरेक्शन नहीं है. तो हम कह सकते हैं scalar. एग्जांपल मैं दूंगा आपको. Suppose what is time? Time is a scalar quantity. What is distance? Distance is a scalar quantity. इतना समझ लिया. तो इस तरीके से हम जैसे कि टाइम भी है, डिस्टेंस भी. वर्क, व्हाट इज वर्क? वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो जब पहुंचेंगे यहाँ इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है. तो जब डायरेक्शन ढूंढनी है तो वेक्टर्स पे आते हैं. जब ये these are those physical quantities which have both magnitude as well as direction, and that quantities are known as vector quantities. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा. डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. व्हाट इज फोर्स? Force is a vector quantity. What is acceleration? Acceleration is a vector quantity. So let us see how they represent, how these are vector quantities. ये कैसे vector quantities हैं? टाइम की बात करेंगे. आपने पूछा टाइम कितना है, मैंने बोला 4:30 बज गए. ये थोड़ी नहीं बताऊंगा आपको 4:30 नारद डायरेक्शन में बज गए या साउथ डायरेक्शन में बजे. डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है ना. डिस्टेंस, मैं जा रहा हूँ 4 किलोमीटर. 4 किलोमीटर तो जा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं है. तो स्केलर क्वांटिटी है ना. वर्क, 10 जूल वर्क हो गए. 10 जूल ऑफ वर्क इज डन. तो 10 जूल, मैंने आपको कहा 10 जूल ऑफ वर्क इज डन. तो 10 जूल वर्क हो गए. ये थोड़ी मैं कहूंगा 10 जूल किसी डायरेक्शन में हो गए. तो वर्क ही करना है, वर्क. तो इसको कहेंगे हम स्केलर क्वांटिटीज. आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट से. मैं आपको समझाऊंगा हाउ दे रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज. यहाँ पे मैंने आपको बताया, सपोज मैं आपको कह रहा हूँ मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ए से मैं जा रहा हूँ बी तक, यहाँ जा रहा हूँ इस पॉइंट से मैं जा रहा हूँ इस, मतलब बी तक नहीं, मैंने ये नहीं बताया. मैं जा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट है 4 किलोमीटर. कितना है? 4 किलोमीटर. तो डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर है. डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर है, लेकिन 4 किलोमीटर है किस डायरेक्शन में? मैंने बोला अब मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ. तो ये जो मैंने बताया 4 किलोमीटर, ये लेंथ मैंने बताई 4 किलोमीटर. पॉइंट टू बी नोटेड. तो 4 किलोमीटर दैट लेंथ, दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, and this direction represents and while it goes, and that it has both quantities. मैग्नीट्यूड इसके पास है, डायरेक्शन भी इसके पास है. हम कह सकते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है. इस तरह से फोर्स भी है, एक्सीलरेशन भी है. तो these are examples of scalars and vectors. नाउ इतना समझ लेने के बाद अब हम जाते हैं सीधे तरह वेक्टर्स के पास. वेक्टर्स आपने समझा कि these are those physical quantities which have both magnitude as well as direction. Now some properties हम जानेंगे वेक्टर के बारे में. तो लिखिए आप properties of vectors. Properties of vectors. तो जैसे आप जानेंगे कि इतना ठीक है ना. तो प्रॉपर्टी आज हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज क्या है. तो एक प्रॉपर्टी आती है इसमें, it is represented by an arrow. It is represented by an arrow. और ये एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है. सपोज दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर. ये एरो से रिप्रेजेंट करते हैं हम वेक्टर को. तो ये समझ लीजिए जो ये एंड पॉइंट, ये इसका पॉइंट है. टेल, इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड. तो ये लिंक, सपोज मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को. डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर है ना. तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से यहां तक ये वेक्टर है, डिस्प्लेस हो गया 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ. ईस्ट डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. तो मैं गया, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये ए पॉइंट है, ये बी है. तो मैं जा रहा हूँ ए से, मैं जा रहा हूँ बी. कितना मैं जा रहा हूँ? 5 किलोमीटर जा रहा हूँ, है ना. तो मैं 5 किलोमीटर जा रहा हूँ. तो ये लिंक जो है ना, ये मैंने बताया, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड और ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन. इस तरह से हम विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये था वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन. और अगर यहाँ पे आप एक पॉइंट याद रखिए, ऐसे एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है. तो ये वेक्टर ए है,
ऊपर से एरो डालते रहे तो वेक्टर हो जाएगा। तो ये वेक्टर बी है ना। अब देखना है मैंने बोला आपको अभी मैग्नीट्यूड, सपोज दिस इज 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड इसका है, इस वेक्टर का 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है, इसका लेंथ जो है। तो मैं कहूंगा ये देखो ये बड़ा वेक्टर है, ये छोटा है, डायरेक्शन इनकी सेम है, डायरेक्शन इनकी टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ है, लेकिन यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड इनका डिफरेंट है। तो मैं कहूंगा जो अब रिप्रेजेंट करेंगे कि बी वेक्टर, सपोज बी वेक्टर, अब मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे ऐसे, जब दो लाइन्स डालेंगे इसको बांधेंगे ऐसे, जब दो लाइनें डालेंगे इसको बोलते हैं मोड फंक्शन, इसको बोलते हैं मोड फंक्शन, एंड इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड दिस लाइन्स। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे आपको समझाऊंगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एंड यहाँ पे आप एक बात याद रखिए, पॉइंट टू बी नोटेड, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। कैसे? देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है ना, है ना। तो अगर ये ऐसे भी हमें डायरेक्शन भी चेंज करूंगा इसकी, तो इसका 5 है ना, तो डायरेक्शन चेंज होगी इसका 5, मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ता है, मैग्नीट्यूड इज टेकन ऑलवेज पॉजिटिव, डायरेक्शन इज टेकन, डायरेक्शन कभी पॉजिटिव भी हो सकता है कभी नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? ये वेक्टर एक मान लीजिए एक्स डायरेक्शन से एक्स एक्सिस की तरफ है तो पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ, ये एक वेक्टर ऐसा है नेगेटिव डायरेक्शन, तो कभी वेक्टर की डायरेक्शन पॉजिटिव भी होती है कभी नेगेटिव भी होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे दैट इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। तो आगे भी देखेंगे आप अच्छी तरह से। तो इतना समझने के बाद सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और एक प्रॉपर्टी है इसकी, दैट इज नोन एज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आप साथ साथ लिखिए भी सिंबॉलिक representation of vectors। देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, जब हम बात करेंगे तो ये मान लीजिए दिस इज सपोज फोर्स, एक लेंगे हम, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एफ से डिनोट करते हैं, तो इसके ऊपर ऐसे एरो डालो तो ये बनेगा फोर्स। ऐसे नहीं करना, ये वेक्टर नहीं है, तो मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से, ऊपर से वेक्टर, ऐसे इसी तरह से हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और एक चीज याद रखिए, ऐसे कभी ए होगा टेक्स्ट बुक्स में लिखते हुए, कभी जब ऐसे होगा ना ए, ऐसे जब ऐसे होगा ए ऐसे, इसको बोलते हैं बोल्ड लेटर, बोल्ड लेटर। कभी ऐसा है तो हम समझ लीजिए वेक्टर है। तो इस तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपने समझा। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है आप लिखिए साथ साथ, थर्ड प्रॉपर्टी आप लिखिए साथ साथ, तो पॉइंट को नोट कीजिए। लिखिए, a vector quantity can be added or subtracted with another vector quantity only if they have the same units। तो वो समझना है हमें कि ये क्या बता रहा है, वेक्टर क्वांटिटी कैन बी एडेड विद अनदर वेक्टर क्वांटिटी इफ दे हैव द सेम यूनिट्स। ये मेरे पास v1 वेक्टर है ना, 5 मीटर पर सेकंड है ना, v2 मेरे पास है, v2 वेक्टर 10/2 मीटर पर सेकंड। तो ए मेरे पास है 5 मीटर पर सेकंड। देखो 5 मीटर यहाँ भी v1, यहाँ पे एक्सीलरेशन वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सीलरेशन, तो यहाँ पे ए, तो मैग्नीट्यूड इनका तो ये इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ये 10/2 लगता है, तो यूनिट्स उनके सेम होने चाहिए, तो ये अलग है, इसमें ये अलग है। ये 5 मीटर मसला नहीं है, 5 मीटर डिपेंड नहीं करता है, ये दोनों के 5 मीटर, लेकिन यूनिट अलग है, ये ए इनसे अलग है। तो ऐसे में समझाऊंगा आपको, सपोज यहाँ पे आपको बताऊंगा, तो v1 मेरे पास है 5 मीटर पर सेकंड है ना, v2 वेक्टर है मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक ऐसा है एक ऐसा है, v1 ऐसा है v2 ऐसा है, ये 10 मीटर पर सेकंड है ना, ये 5 मीटर पर सेकंड है ना। तो मुझे निकालना टोटल इनका v1 प्लस v2 है ना, तो ये बनेगा v1 प्लस ये किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये बनेगा -v2। तो v1 कितना है 5, तो वो बनेगा प्लस माइनस हो जाएगा 5, दैट मींस 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो इस तरीके से मैंने ऐड किए दो वेक्टर्स को, तो यूनिट्स इनके सेम है, तो इस तरीके से मैंने बताया। और एक एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको इसके बारे में कि
कि हम क्या 4 याद रखिए 4 उसको एक्सेलरेशन के साथ नहीं ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वेलोसिटी को मोमेंटम के साथ नहीं। तो यूनिट्स उनके सेम होने चाहिए, मेरे वेक्टर ही हमें बता रहा है। तो आप याद रखिए। और एक पॉइंट, अगर ये मेरे पास एक ब्लॉक है ना, ये मेरे पास ब्लॉक है ना, तो ये समझ लीजिए आप, ये ब्लॉक है, तो मैं इसको फोर्स यहां से एक्ट कर रहा हूं 100 न्यूटन, तो यहां से मैं फोर्स एक्ट कर रहा हूं इसको 10 न्यूटन। इन दिस केस यहाँ पे समझिए कोई बड़ा आदमी फोर्स एक्ट कर रहा है, कोई छोटा बच्चा कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इनका एफ नेट निकलेगा, है ना, इनका एफ नेट निकलेगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, है ना, तो ये बनेगा माइनस नेगेटिव F2, है ना, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10 दैट इज 90 टुवर्ड्स ईस्ट। इस तरह मैंने दोनों को ऐड किए, यूनिट्स उनके सेम है, इस तरह से समझा आपने कि हाउ दे आर एडेड एंड दे आर सबट्रैक्टेड। थर्ड प्रॉपर्टी, उसके बाद अनदर प्रॉपर्टी दैट इज फोर्थ प्रॉपर्टी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। लिखिए साथ साथ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो यहाँ पे बात आ गई एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की, तो एंगल को कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक ऐसे लेंगे हम ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मेजर करेंगे एक वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है, एंगल कहाँ है, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए कुछ रूल्स है हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो याद रखिए रूल नंबर 1, रूल 1 क्या हमें बता रहा है, रूल 1 टेल्स अस द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स मस्ट लाई फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। इससे आगे नहीं होना चाहिए, है ना, इससे आगे नहीं होना चाहिए, तो इससे आगे नहीं होना चाहिए, 180 से आगे नहीं होना चाहिए। तो और एक रूल है इसके लिए, रूल 2 याद रखिए, साथ साथ लिखिए भी। रूल 2 क्या बता रहा है हमें कि जॉइन टेल टू टेल और हेड टू हेड ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। यहां पे बात आ गई, तो उनको जो वेक्टर के टेले हैं ना उनको मिलाओ, एक वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की टेल से मिलाओ एंगल फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, वो टेल को टेल मिलाएंगे, टेल को टेल से मिलाएंगे, तो वो होगा पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। तो अब आते हैं पैरेलल शिफ्ट, हाउ टू शिफ्ट ए वेक्टर। ये समझ लीजिए ये वेक्टर ए है ना, तो मैं क्या करता हूं, इस वेक्टर को मैं उठाऊं यहां लाऊं, है ना। देखो मैंने क्या किया, जो मैंने यहां लाया ये वेक्टर को डिफाइन करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो उसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए, एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन देखिए, इसकी डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम। खाली मैंने क्या किया, एक वेक्टर ऐसा था मैंने इसको ऐसा किया, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। ऐसे कर सकते हैं हम एंगल फाइंड करते वक्त, मैं भी आज बताऊंगा आपको एग्जाम्पल के बारे में भी। तो इतना याद रखिए, ऐसे करते हैं हम पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर को। तो चलिए आपको एग्जांपल्स देते हैं, इस हवाले से आप पूरा समझेंगे कि रूल तो याद रहा। अब कुछ एग्जांपल दूंगा मैं आपको, उससे आपको पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये मान लीजिए ये मेरे पास एक वेक्टर ऐसा है ना, दूसरा वेक्टर कोई ऐसा है, तो इनके बीच में एंगल है 150 डिग्री, है ना। अब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, मुझे करना है, क्या करना है, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। लेकिन रूल के मुताबिक आप देखिए, जरा गौर कीजिए, देखो ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, तो हमें रूल क्या बता रहा है, हमें बताया रहा है रूल जॉइन टेल टू टेल, टेल को टेल से मिलाओ, एक वेक्टर की टेल को दूसरा वेक्टर की टेल से मिलाओ। तो हम क्या करेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे हमें पैरेलल शिफ्ट करते हैं एंगल फाइंड करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको पैरेलल शिफ्ट बताऊंगा, तो कैसे हो जाएगा ये। देखो यहाँ मैं इसको, इस वेक्टर को मैं ऐसे शिफ्ट करता हूँ, है ना, इस डायरेक्शन से, तो ऐसे हो जाएगा ये वेक्टर शिफ्ट, है ना। तो इनके बीच में एंगल रहेगा 30 डिग्री। तो हम कह सकते हैं यहाँ ऐसे, ये ए वेक्टर है,
ये बी वेक्टर है, ये ए को मैंने यहां उठाया तो 30 डिग्री एंगल इनके दरमियान है ना। तो ये ऐसे भी कर सकते हो, इस वेक्टर को यहां उठा सकते हैं। अगर ये ए है, इसको यहां उठाओ, ऐसे शिफ्ट करो, तो ऐसे शिफ्ट करो। इस तरह से आप एंगल फाइंड कर सकते हैं बिटवीन द टू वेक्टर्स। ऐसी एक वेक्टर अगर ऐसा है, समझ लीजिए एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर की डायरेक्शन अगर ऐसे है ना, तो ये कितना है 30, ये 60 डिग्री सपोज। तो इसकी टेल इसको कुछ ये रूल के मुताबिक है, ये ठीक है, दिस इज करेक्ट। तो और एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको। अगर एक वेक्टर ऐसा है, तो इस तरीके से समझा आपने कि वेक्टर को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। इस तरह से समझा आपने। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से आपको पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं टू वेक्टर्स के दरमियान। तो देखिए, अगर ये मेरे पास ए, यहाँ पे आप ये याद रखिए जैसे जो अपने अभी जरूरत आएगा हमें, दिस इज ईस्ट, दिस इज लोअर क्लास में पढ़ा हुआ, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। ये आपने पढ़ा है वेक्टर्स, हमें वेक्टर्स में काम आएगा। अगर ये वेक्टर ए वेक्टर एफ, एग्जांपल लीजिए, याद रखिए। चलिए एक क्वेश्चन इस बारे में करते हैं, साथ साथ आपको समझ आ जाएगा हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये एक वेक्टर ऐसा है ए, दिस इज बी, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर। क्वेश्चन में दिया गया होगा आपको, वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये समझ लीजिए 60 डिग्री है ना, ये दिया गया होगा आपको वहां पे। तो ये एंगल 30 डिग्री दिया गया होगा, है ना। तो अब क्या करते हैं, देखो इसको सॉल्व करने के लिए याद रखिए, यहां पे भी आपको इसको सॉल्व क्या करते हैं, पहले बनाते हैं ऐसे। ईस्ट देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मैंने बनाया, सपोज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। देखो मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने रूल हमारे पास है, पहले इनको टेल से टेल ज्वाइन करना है ना। तो क्या करूंगा मैं, देखो ये किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ, ये इसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ। तो मैं इस वेक्टर को उठाऊं तो ईस्ट की तरफ यहां रखूं, है ना। तो ऐसे समझ लीजिए आप, ये ईस्ट की तरफ ए वेक्टर, इसको मैंने शिफ्ट, पर्ल शिफ्ट, याद आ गया, पर्ल शिफ्ट। तो बी नॉर्थ ऐसे, तो बी बनेगा ऐसे, है ना। तो सी देखो, सी कहां पे है, ये सी वेक्टर हमारे पास है, ये हमें सी वेक्टर है, ये ऐसा है। तो ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ये अगर ऐसा, ये दोनों, तो इसको मैं ऐसे उठाओ, यहाँ पर्ल शिफ्ट करो ऐसे, तो ये बनेगा सी वेक्टर। कहाँ है, ऐसे। तो इसके मुताबिक डी आ रहेगा यहाँ, डी वेक्टर, ये ए है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी वेक्टर। वेरी गुड, ठीक है ना, इतना तो ठीक है, आप समझ लीजिए। ये समझ लीजिए, ये इसका, ये एक्स ये है, ये इसकी डायरेक्शन ये है, तो ये बीच में आ जाएगा। तो मैंने इसको पैरेलल शिफ्ट किया। देखो सारे वेक्टर्स की टेल से एक पॉइंट पे, एक सबों की टेल्स मैंने मिलाए हैं एक ही पॉइंट से, तो इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अब देखो अब कैसे फाइंड करते हैं एंगल। देखो ये वेक्टर एक ऐसा है, ए वेक्टर है ना, ये बी वेक्टर है ना। देखो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, फाइंड एंगल between A and B, B and C, A and C, A and D, B and D। इन दोनों के दरमियान, इनके दरमियान, वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है। इस तरीके से क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। तो A एंड B के दरमियान पहले एंगल हमें ढूंढना है। तो ये A है, ये B है, इसको मैंने पैरेलल शिफ्ट किया यहाँ, तो ढूंढ लीजिए एक एंगल। तो ये A है, ये B है, यहाँ पे बनाया। तो टेल से टेल मिले हुए हैं इनके, तो ये 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो A और B है उनके दरमियान जो एंगल है वो है 90 डिग्री, आंसर इज 90 डिग्री। इसी तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पे B एंड C। देखो B इज दिस इज B
एंड दिस इज सी, दिस इज बी एंड दिस इज सी। बी और सी के दरमियान देखो, ये अगर 30 है, ये अगर 30 है तो ये पूरा 90 है, ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो बी और सी के दरमियान 60 डिग्री एंगल है। ए और सी के दरमियान 30 है, दिया गया है 30 डिग्री है ना। तो ए और सी के दरमियान, ए और डी, दिस इज ए एंड दिस इज ए वेक्टर, दिस इज डी वेक्टर। तो ए और डी के दरमियान है 60। तो अगर ये 30 है, ये दिया गया है 30, तो ये होगा 60 होगा, दैट इज 60 प्लस 30 दैट इज 90। ये पूरा है 90, ऐसे रखो, ऐसे याद रखो। ये ए है, ये मैंने ये डाला, ये तो ये पूरा 90 है। तो इसमें बीच में अगर ये 30 है तो ये होगा 60, तो हम लिख सकते हैं 60। देखो अब बी एंड डी के दरमियान एंगल फाइंड करो, बी और डी, तो क्या आता है 60, दिस इज 60 प्लस 30, डी यहां तक है प्लस 60 प्लस 30 प्लस 60 दैट इज 150 डिग्री एंगल। इस तरह से एंगल फाइंड किया हमने, याद रखिए। अब इसको घर में प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से आपने समझा कि हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और यहाँ पे याद रखिए, अगर कभी वेक्टर ऐसा दिया गया होगा, ऐसा वेक्टर है, तो इसके दरमियान ऐसा एंगल है 180 डिग्री। याद रखिए 180 डिग्री से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा एंगल लिया जाता है? स्मॉलर एंगल को हम लेते हैं यहाँ पे। और अगर ऐसा होगा तो ये बनेगा 300 डिग्री, नॉट स्मॉलर एंगल इज टेकन मैंने बोला ना रूल 180 डिग्री। इस तरह से समझा आपने ये चीजें। और एक इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ पे ऐड करता हूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ फैक्टर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ फैक्टर्स। आगे पढ़ेंगे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स। लेकिन यहाँ पे इतना याद रखिए आप, जब हम किसी दो यहाँ पे ये वेक्टर क्या बताता है हमें, अगर हमारे पास ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर है, दैट इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये क्वेश्चन में अगर ऐसे अब आप प्रूफ करेंगे तो देखेंगे, तो आप देखिए इसको प्रूफ करते हैं। दिस प्रॉपर्टी टेल्स अस दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये कौन प्रॉपर्टी हमें बताती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इस तरीके से आप प्रूफ करके बताते हैं, ये मेरे पास अगर वेक्टर ए ऐसा है ना, तो वेक्टर बी ऐसा है ना। तो देखो यहाँ पे अगर रूल हमारे पास, अगर हम ए वेक्टर को बी वेक्टर से ऐड करेंगे, एडिशन, तो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए, आगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर्स के बारे में। तो इतना याद रखिए फिलहाल। तो वो आंसर जो आता है उनका, वो आता है रिजल्टेंट। और लेकिन उसके लिए रूल है, रिजल्टेंट के लिए रूल है ज्वाइन। हम कैसे रिजल्टेंट को वेक्टर डालेंगे रिजल्टेंट? तो उसके लिए रूल है ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो ये टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर है, ये हेड ऑफ लास्ट वेक्टर है ना। इस तरह से समझ लीजिए, ये इसको कहते हैं और वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। अब अगर यहाँ पे इसको में देखना है, मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो समझ लीजिए कि इसको मैं पैरेलल शिफ्ट करता हूं। यहाँ पे गौर से देखिए, ये ए वेक्टर को मैं यहां से, देखो ये बी वेक्टर, इसको मैं पैरेलल शिफ्ट ऐसे करूंगा। पैरेलल शिफ्ट किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये सेम है। पैरेलल शिफ्ट, ए को ऐसा यहां लाया, पैरेलल शिफ्ट किया, पैरेलल शिफ्ट, अब ये और बी ये, है ना। ये रिजल्ट आ जाएगा इनको बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। हम कह सकते हैं ना, और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्ट। आंसर जो उनको आएगा रिजल्ट मैंने भी बताया अभी। तो हम कह सकते हैं, अब अगर ये ऐसे प्रूफ हो गया तो हम कह सकते हैं ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। दैट इज नोन एज एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। तो इतना समझ लिया आपने। तो अब क्या करना है, तो घर में रिवाइज कीजिए इसको अच्छी तरह से, तब तक नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा। एंड तो इसको घर में अच्छी तरह से पढ़िए, अब रिवाइज भी कीजिए, तब तक नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा। हम पढ़ेंगे आगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स के बारे में, हाउ टू ऐड, हाउ टू मल्टीप्लाई वेक्टर्स। तो इतना समझ लिया आपने। एज ऑल, थैंक यू।